जनन तंत्र पाए जाते हैं। आज हम नर जनन तंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। रचना और कार्य प्रणाली के आधार पर नर जनन तंत्र का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। पहला भाग कहलाता है प्राथमिक जनन अंग, जिसके अंतर्गत वृषण नाम की रचनाएं आती हैं। दूसरा भाग कहलाता है सहायक जनन अंग, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार की रचनाएं आती हैं। पहली रचना कहलाती है अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। दूसरी रचना कहलाती है शुक्रवाहक या वास डिफरेंस। तीसरी रचना कहलाती है शुक्राशय या सेमिनल वेसाइकिल। और चौथी रचना कहलाती है शिश्न या पेनिस। तीसरे प्रकार के जो अंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं सहायक जनन ग्रंथियां, जो ग्रंथियों के रूप में पाए जाते हैं। 2 तरह की ग्रंथियां पाई जाती है। पहले कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि होती है कंद मूत्र पथ या कॉपर ग्रंथि, इंग्लिश में इसे कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड। यहाँ पर हम इस चित्र की सहायता से और इसको स्पष्ट रूप से देखना चाहेंगे। इस चित्र में मानव जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को बाह्य रूप से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर आप जो गोलाकार 2 रचनाएं बाएं और दाईं तरफ देख रहे हैं, ये वृषण नाम की ग्रंथियां हैं, वृषण नाम के अंग हैं। और इनसे जुड़ी हुई सी आकार की रचना जो आपको दिखाई दे रही है, यह अधिवृषण है। इससे जुड़ी हुई नलिका शुक्रवाहक है और दोनों तरफ के शुक्रवाहक आपस में शुक्राशय में मिल रहे हैं और शुक्राशय से फिर मूत्र मार्ग के द्वारा शिश्न से यह रचना जुड़ रही है। इसी के साथ साथ इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि वृषण और वृषण से लगे हुए अधिवृषण, उसके बाद ये शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी जो कि मूत्र नलिका के ऊपर से लूप बनाते हुए निकल रही है और शुक्राशय में खुल रही है। उसके बाद शुक्राशय से फिर ये आगे प्रोस्टेट ग्रंथि और कंद मूत्र पथ ग्रंथियों से संबंध रखते हुए आगे मूत्र मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्राथमिक जनन अंग यानी वृषण, उसके विषय में जानकारी लेते हैं। वृषण या टेस्टिस प्राथमिक जनन अंग माने जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। यह हमारे उदर के अंदर नहीं होते, बल्कि उदर से बाहर एक प्रकार का वृषण कोश या स्क्रोटन नाम की रचना होती है, उसके अंदर पाए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भ्रूण अवस्था में वृषण उदर गुहा में ही पाए जाते हैं, परंतु 7वें महीने में ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में आ जाते हैं, जहां तापमान शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने के कारण शुक्राणुओं के विकास के लिए आदर्श होता है। अर्थात जन्म के पूर्व जब गर्भावस्था का 7वां महीना होता है, उस दौरान यह वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में उतर आते हैं। और यह आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणुओं के उचित परिवर्धन व विकास के लिए शरीर से कम ताप की आवश्यकता होती है, जो वह उन्हें वृषण कोश में मिल जाता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषण पालियां या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वृषण के अंदर 250 कक्ष पाए जाते हैं और जिसके अंदर अनेक प्रकार की कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक वृषण पाली में 2 से 3 कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एवं संयोजी ऊतक या अंतराली ऊतक पाया जाता है। शुक्र जनक नलिकाएं वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसका अर्थ यह है कि संरचना की दृष्टि से और प्रक्रिया की दृष्टि से जो सबसे छोटी इकाई वृषण की है वह शुक्र जनन नलिकाएं मानी जाती है, क्योंकि इन्हीं के भीतर नर जर्म कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा सर्टोली कोशिकाओं द्वारा विकसित होते शुक्राणुओं को पोषण प्रदान किया जाता है। जो वृषण का मुख्य कार्य है शुक्राणुओं का विकास करना। शुक्र जनन की अभिक्रिया वृषण के अंदर स्थित शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। साथ ही साथ वृषण के अंदर जो अन्य कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके द्वारा नर हार्मोन का स्रावण भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषण के संबंधित जो अगले तथ्य हैं, 6वां तथ्य है कि अंतराली ऊतक की अंतराली कोशिकाएं जो लेडिग कोशिकाएं भी कहलाती हैं, नर हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण व स्राव करती हैं। तो
शुक्र जनन नलिकाओं के अतिरिक्त वृषण में जो संयोजी ऊतक पाया जाता है उसे अंतराली ऊतक कहते हैं। इसकी जो कोशिकाएं हैं उसको हम अंतराली कोशिकाएं कहते हैं और इनका अन्य नाम लेडिक कोशिका भी है, क्योंकि लेडिक नाम के वैज्ञानिक ने इनकी खोज करी थी। लेडिक कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके द्वारा नर हार्मोन का संश्लेषण व स्राव किया जाता है, जो कि मानव में नरों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है और शुक्र जनन के लिए भी आवश्यक होता है। सातवां तथ्य है, वृषण की सभी शुक्र जनन नलिकाएं वृषण के पृष्ठभाग में मिलकर एक जाल के समान संरचना बनाती है, जिसे वृषण जालक या रेटिटेसिस कहते हैं। सभी शुक्र जनन नलिकाएं जो सभी वृषण पालिकाओं से निकलती हैं वे आपस में इकट्ठा होकर एक प्रकार का जाल बनाती हैं, जिसे वृषण जालक या रेटिटेस्टिस कहते हैं, जिसे हम आगे के चित्र में देखेंगे। वृषण जालक से 12 से 20 शुक्र वाहिकाएं या वासा एफरेंसिया निकलती हैं जो अधिवृषण में जाती हैं। तो वृषण जालक के बाद जो नलियां निकलती हैं वे 12 से 20 नलियां होती हैं, जिन्हें हम शुक्र वाहिकाएं कहते हैं, और ये नलियां अधिवृषण में जाकर मिल जाती हैं। यहाँ पर देखिए वृषण की लंबवत काट या खड़ी काट, जिसमें हम देख सकते हैं कि वृषण के अंदर अलग अलग चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या वृषण पालिकाएं कहते हैं। और इसके अंदर जो कुंडलित नलिकाएं हैं इनको हम शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्र जनन होता है, अर्थात शुक्राणुओं का परिवर्धन और विकास होता है। इसके बाद सभी शुक्र जनन नलिकाएं ये जाली के रूप में जो रचना दिखाई दे रही है इसको हम वृषण जालिका कहते हैं, इसमें खुलती हैं। और वृषण जालिकाएं फिर जो है अनेक प्रकार की छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे हम इफरेंट वासा एफरेंसिया कहते हैं। और वासा एफरेंसिया फिर इकट्ठी होती हैं अधिवृषण में। अधिवृषण एक लंबी कुंडलित नलिकाओं का घना जाल होता है जो कि वृषण से पृष्ठभाग में पाया जाता है, और यह अधिवृषण फिर खुलता है लंबी नलिका को में, जिसको हम शुक्रवाहक कहते हैं। इसके बाद ये अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं वृषण के अनप्रस्थ काट। इस वृषण के अनप्रस्थ काट में आपको यह शुक्र जनन नलिकाएं गोल आकृति में कटी हुई दिखाई देंगी। और इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपको इसमें जो है परिधि से लेकर केंद्र तक जो है शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई देती हैं। परिधि में जो कोशिकाएं होती हैं वे नर जन्म कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम स्पर्मोगोनिया भी कहते हैं। और यह शुक्र जनन के क्रमिक चरणों के बाद शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। यह शुक्राणु आपको केंद्रक में विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि टेटपोल की आकृति की लंबी पूंछ वाली रचनाएं होती हैं। और इन जर्म कोशिकाओं के बीच बीच में ये शंक्वाकार लंबी सी कोशिकाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, यह सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। और यह सर्टोली कोशिकाएं बढ़ते हुए शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य जो पाया जाने वाला स्थान होता है वो संयोजी ऊतक के रूप में होता है या अंतराली ऊतक के रूप में होता है, जिसकी कोशिकाएं अंतराली कोशिकाएं या लेडिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इन कोशिकाओं के ढेर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यह कोशिकाएं इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इन्हीं के द्वारा नर हार्मोन या एंड्रोजन का संश्लेषण व स्राव किया जाता है, जो कि नर के जनन तंत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्राथमिक जनन अंग को समझने के बाद, वृषण की जानकारी लेने के बाद, अब जो दूसरा भाग है मानव के नर जनन तंत्र का, वह है सहायक जनन अंग या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सहायक जनन अंग के रूप में 4 प्रकार के अंग मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। पहला कहलाता है अधिवृषण या एपिडिडाइमस, दूसरा कहलाता है शुक्रवाहक या वासा डिफरेंसिया, तीसरा कहलाता है शुक्राशय या सेमिनल वेसाइकिल, चौथा कहलाता है पेनिस या शिश्न। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिवृषण जो है शुक्रवाहिकाओं के द्वारा अधिवृषण शुक्राणुओं को ग्रहण करता है और उसके बाद जो है उन शुक्राणुओं को वह सौंप देता है शुक्रवाहक यानी वासा डिफरेंसिया को, और वासा डिफरेंसिया से फिर शुक्राणु जाते हैं शुक्राशय में और शुक्राशय से फिर वो जाते हैं शिश्न में। अर्थात ये जो 4 रचनाएं हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं और शुक्राणुओं के अधिगमन का पथ निर्धारित करती हैं। देखते हैं सबसे पहली रचना अधिवृषण या एपिडिडाइमस। अधिवृषण वृषण से सटी हुई 6 मीटर लंबी अति कुंडलित नलिकाओं से बनी रचना है, जो शुक्र वाहिकाओं या वासा एफरेंसिया से शुक्राणुओं को ग्रहण कर उन्हें कुछ समय तक संचित कर व उन्हें परिपक्वन तथा गतिशीलता देकर शुक्रवाहक की ओर भेज देता है। अर्थात अधिवृषण जो कुंडलित नलिकाओं का जाल होता है, इसके अंदर जो शुक्राणु आते हैं उनको कुछ समय तक संचित रखा जाता है, उनको मैच्योर किया जाता है और उनको गतिशीलता प्रदान की जाती है ताकि वो गति करके आगे अपने कार्य को सिद्ध कर सकें। तो अधिवृषण जो है बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जो एक तरफ वासा एफरेंसिया से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ वास डिफरेंस से जुड़ी होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रचना शुक्रवाहक, जो कि अधिविषण से शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। शुक्रवाहक जो है एक नलिका रूपी रचना होती है जो उदर गुहा में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वृषण कोश से उदर गुहा में प्रवेश करने वाली रचना होती है जो मूत्रवाहिनी के चारों ओर घूम जाती है लूप के रूप में और फिर शुक्राशय में खुलती है। अर्थात शुक्राणु जो इसके अंदर बहते हैं या गमन करते हैं वे फिर शुक्राशय की ओर चले जाते हैं। अब चलते हैं शुक्राशय की ओर या सेमिनल वेसाइकिल की ओर। शुक्राशय दो ग्रंथिमय रचनाएं होती हैं जो शुक्रवाहक से शुक्राणुओं को ग्रहण करती हैं और इनके अंदर जो स्राव होता है वो वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। इसके स्राव में उपस्थित जो फ्रक्टोज नाम का पदार्थ होता है वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। आगे चलते हैं। जो अंतिम रचना है सहायक जनन अंग में, उसे हम शिश्न या पेनिस कहते हैं। यह नर का मैथुनांग होता है जो मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं सहायक जनन ग्रंथियां, जो अंतिम भाग है मानव के नर जनन तंत्र का। सहायक जनन ग्रंथियां या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की जनन ग्रंथियां मानव के नर जनन तंत्र में पाई जाती हैं। पहली कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी कहलाती है कंद मूत्र पथ ग्रंथि या काउपर ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग के आधार भाग पर पाई जाने वाली अखरोट के समान बड़ी ग्रंथि है जो कई पिंडों से बनी होती है। यह एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो वीर्य का 15 से 30% भाग बनाता है। इसमें स्थित सिट्रिक अम्ल शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करता है। इसके बाद जो दूसरी ग्रंथि है कंद मूत्र पथ ग्रंथि या काउपर ग्रंथि, यह ग्रंथि दो ग्रंथियों के रूप में होती है और प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की ओर होती है। यह एक क्षारीय द्रव का स्राव करती है जो स्नेहक या लुब्रिकेंट का कार्य करता है और शुक्राणुओं के जो अधिगमन में मदद करने का कार्य करता है। लुब्रिकेंट के रूप में इनका स्राव सहायक होता है शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुंचाने के दौरान। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये विभिन्न प्रकार की रचनाएं होती हैं ये किस तरह से मानव के जनन तंत्र को बनाती हैं। तो ये दोबारा हम चित्र यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा ये वृषण से निकले शुक्राणु गए अधिविषण में, वहाँ से शुक्रवाहक में, शुक्रवाहक से गए शुक्राशय में, शुक्राशय के आगे फिर प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव उन्हें मिला, उसके बाद फिर कंद मूत्र पथ ग्रंथि का स्राव उन्हें मिला और इसके बाद मूत्र मार्ग के द्वारा फिर वीर्य के रूप में शुक्राणु बाहर मादा के शरीर में मैथुन क्रिया के रूप में प्रवेश करते हैं। दूसरा चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये विषण है, विषण से जुड़ा हुआ अधिविषण, फिर उससे शुक्रवाहक या वास डिफरेंस जो कि फिर उदर गुहा में प्रवेश कर रहा है और मूत्र नलिका के ऊपर यू आकार का लूप बनाकर फिर शुक्राशय से जुड़ रहा है। शुक्राशय से जुड़ने के बाद फिर आगे बढ़ के मूत्र मार्ग के द्वारा फिर ये आगे को खुल रहा है। तो इस तरह से फिर ये एक और देखते हैं हम वृषण की ये लंबवत काट। इसमें आप देख सकते हैं कि वृषण के अंदर ये विभिन्न प्रकार की वृषण पालिकाएं हैं जिनके अंदर शुक्र जनन नलिकाएं हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्र जनन हो रहा है, शुक्राणु फिर बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं वृषण जालक के अंदर। वृषण जालक से फिर वासा एफ्रेंसिया से वो बाहर निकल रहे हैं और फिर जा रहे हैं अधिविषण के अंदर। अधिविषण के अंदर उनका संचय हो रहा है, उनको पोषण दिया जा रहा है, उसके बाद वो फिर शुक्रवाहक या वास डिफरेंस के द्वारा भेज दिए जा रहे हैं शुक्राशय की ओर। तो यह जो अधिगमन पथ होता है शुक्राणु का, यह भी आपको याद होना चाहिए और इस तरह से आप इसको आत्मसात करने में सफल होंगे। आशा करता हूं कि नर जनन तंत्र से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस विषम परिस्थिति में कोरोना काल में अपना अध्ययन विधिवत जारी रखेंगे। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।